हेलो प्यारे साथियों और मेरे डियर स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। आज हम बात करें, बिल्कुल आपको पता होगा, नगरीय स्वशासन के बारे में। हाँ, तो इससे पहले ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में अपना जो पाठ बना हुआ, उससे आप अगर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए एग्ज़ाम के पर्पज़ में। तो आज हम देख रहे हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। और जब संविधान में 74वां संशोधन हुआ था, ठीक है ना, 74वां संशोधन हुआ था अपने भारतीय संविधान में, तो ये संविधान संशोधन हुआ था किससे संबंधित है? नगरीय स्वशासन से संबंधित है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन का इसमें फ़र्क ये है कि वह ग्रामीण स्तरीय स्वशासन संबंधित और ये नगर के, यानी वे बड़े क्षेत्र जो नगर की और कन्वर्ट है यहाँ पे नगर हैं, तो उनमें नगरीय स्वशासन को चलाया गया था। तो इसको व्यवस्थित और सही तरह से चलाने के लिए संविधान में इसको संशोधन करके दर्ज कर दिया गया और उसके कुछ प्रावधान भी बनाए गए थे। तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके तहत संविधान में भाग 9, ये आप ध्यान रखेंगे, अपने एग्जाम पर्पज में आप इसी ध्यान रखिए। भाग 9 ये जोड़ा गया, हिंदी में कहते हैं 9 क, ठीक है। ये भारतीय संविधान में जोड़ा गया क्योंकि आपको पता है अपने भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो जो अलग अलग भाग और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो बनते हैं। तो हम यहाँ पे देखें 9A किससे संबंधित है, वो आपको ध्यान रखना है, नगरीय स्वशासन से संबंधित है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम देखते हैं और एग्जाम में आपके वे स्पेशली आते रहते हैं। तो आपको पता होगा, जैसे हमने कहा था कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद, ठीक है ना, 243 से लेकर 243 से लेकर 243 ओ तक जो संविधान में उल्लेखित है या वर्णन किया गया है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। किससे होगा? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है, तो आपको ध्यान रखना कि अनुच्छेद 243P, अनुच्छेद 243P, ये इनके देखो 243 के अंदर ही ABCD ऐसे अलग अलग करके उपबंध बने हैं। तो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243ZG यहाँ तक हम बात करें तो ये एग्जाम में यही पूछा जाता है कि अनुच्छेद 243P से लेकर, ये P यानी उपखंड कहेंगे ताकि आपको ध्यान रहे, 243P से लेकर ZG तक उपबंध किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो नगरीय स्वशासन से संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 243 ही है संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत उनकी व्यवस्था के बारे में। फिर इनके उप खंड है जिसमें सब अलग अलग बताया गया है, ठीक है। तो ये एक तो हुआ, एक तो भाग 9 का जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद उसके लिए अनुच्छेद अलग से बने 243P से लेके ZG तक कंटिन्यू। फिर बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसी के तहत फिर और एक परिवर्तन हुआ कि संविधान में एक और अनुसूची जोड़ दी गई, 12वीं। कौन सी अनुसूची जोड़ दी गई? 12वीं। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, हाँ बिल्कुल। तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी के तहत नगरीय स्वशासन के क्या कार्य होंगे, ठीक है ना, विषय या इनके कार्य क्या हैं और कितने कार्य हैं, तो उसके बारे में बताए गए। 18 विषय बताए गए या 18 कार्य बताए गए। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 12वीं अनुसूची में नगरीय स्वशासन संबंधी कितने विषयों का उल्लेख किया गया? 18। तो अब ये प्रश्न भी आ सकता है, तो नगरीय अपने ग्रामीण स्वशासन संबंधी कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। और उसकी बात करें तो 9A है, 9A तो है नगरीय स्वशासन से, ओनली 9 भाग 9 ग्रामीण स्वशासन संबंधित है, ठीक है ना। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जब ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 74वां संविधान संशोधन होने के बाद ये लागू कब हुआ, यानी प्रभावी कब हुआ, ये ध्यान रखना। तो 1 अप्रैल 1993 से ये जो एक्ट था वह प्रभावी हुआ, ये एक्ट प्रभावी हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के तहत अब हम आगे बढ़ेंगे कि नगरीय स्वशासन में इसकी 3 स्तर होते हैं और इसकी अलग अलग चुनाव व्यवस्था सब कुछ अलग होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो आने वाला एग्जाम है वो हम
देख लिया, और जो इम्पोर्टेंट जो डीपली एग्जाम में आता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप फ्रेंड्स नोट कर लेना क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है और आप इसको ज़रूर नोट करेंगे। या फिर नोट करने में थोड़ा कहते हैं ना आलसी हो जाए तो स्क्रीनशॉट वाला तो आपका दिमाग चलता ही है, तो स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से नगरीय स्वशासन में अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया गया, यानी एक तो बनाया गया नगर पंचायत, क्या बनाया गया, नगर पंचायत, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी जो व्यवस्था की गई वो थी नगर परिषद, क्या बना दी गई, नगर परिषद। और तीसरी आपको ध्यान रखना है नगर निगम, क्या, नगर निगम। तो अपने स्थानीय स्वशासन में इस तरह से ये बनाएगी और इसको हम कहते हैं नगर पालिकाएं भी बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ऐसा किस तरह से और क्या आधार है कि इनका 3 स्ट्रक्चर है। तो ध्यान रखना है जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही इनका अलग अलग स्ट्रक्चर है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि नगरीय स्वशासन में ये नगरों का जो डिवाइडेशन है वो किस आधार पे, जनसंख्या के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किस आधार पे ये व्यवस्था की गई है, जनसंख्या के आधार पे। तो देखो अब ये ग्रामीण जो व्यवस्था थी तो नगरीय व्यवस्था क्यों बनानी पड़ी, तो ध्यान रखना कि वे कुछ क्षेत्र, कस्बे, इलाके जो नगरों से मतलब गाँवों से अब शहरों की ओर विकसित हो रहे थे या संक्रमित क्षेत्र थे कि न तो उसको गांव कहे न शहर कहे, तो वो हो गए नगरीय पंचायत, और फिर शहरों की ओर हो गए तो इनको नगर परिषद, और बड़े जो शहर थे उनको नगर निगम का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना 20,000 से लेकर 1 लाख तक, 20,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होगा वह नगर पंचायत कहलाएगा, ठीक है। अब इसके भी 3 श्रेणियां बनाई थी, इसमें भी 3 श्रेणियां बनाई थी कि एक तो 10,000 से कम, ठीक है ना, यानी श्रेणी है ए। फिर है 10,000 से लेकर 20,000, 10,000 से लेकर 20,000 तक की जो जनसंख्या है वह 20 श्रेणी के नगर कहलाएंगे, यानी इसे नगर पालिका के अंदर। फिर सी के अंदर कहा गया कि 20,000 से लेकर, या अपनी इसके स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग, जैसे ये पूरा है मैंने पूरा बता रहा हूँ, तो इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर कहा गया कि 20,000 से लेकर 50,000 तक जो जनसंख्या है उसके लिए सी यानी एक श्रेणी बना दी गई कि नगर पालिका की कैटेगरी है तो ए वाले कैटेगरी वाले नगर होंगे, बी और सी, और इसके बाद एक डी में कहा गया कि 50,000 से लेकर लाख तक की जनसंख्या है वो डी कैटेगरी वाले नगर पंचायत कहलाएंगे। तो इस तरह से इसमें ये कैटेगरीज बनाएगी, लेकिन अगर मोटे तौर पे ध्यान रखें तो 20,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या के अंतर्गत है वो नगरीय पंचायत के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें नगर परिषद, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 1 लाख तक की जनसंख्या से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या से लेकर 5 लाख तक, कितने लाख तक, 5 लाख तक जनसंख्या अगर किसी नगर की है तो उसे नगर परिषद घोषित किया जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम क्या कहते हैं एक साथ में पढ़ते ताकि आपको ये इजीली ध्यान रहेगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ही डिस्कस करेंगे। फिर नगर निगम उसे कहेंगे जिस नगर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, 5 लाख से अधिक है, ऐसे नगर को हम नगर निगम कहेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं और समझते हैं। तो ध्यान रखना है कि नगर पंचायत के जो प्रमुख होते हैं ना, नगर पंचायत के जो प्रमुख, उसको या तो हम कहते हैं सभापति, क्या कहते हैं, सभापति, या हम उसको कहेंगे अध्यक्ष। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। और इधर यानी नगर परिषद के जो प्रमुख होते हैं जिसको पार्षदों के द्वारा जिसको बनाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे उस व्यक्ति को, उस प्रमुख को क्या कहेंगे, सभापति। और यहाँ पे उस प्रमुख को क्या कहते हैं, एक तो या तो कहेंगे अध्यक्ष, अध्यक्ष तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट जो है या तो इसको हम कहते हैं महापौर, क्या कहते हैं, महापौर, या कहते हैं मेयर। तो ये मेयर ज़्यादा वर्ड पॉपुलर है। तो इस तरह से नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं महापौर या मेयर, नगर परिषद सभापति। क्लियर है, समझ में आ गया है। अब इसके जो उप होते हैं, यानी अगर ये उपस्थित नहीं है तो इसी की जगह उप सभापति कह सकते हैं, उपाध्यक्ष कह सकते हैं, ये होता है। इधर बात करें तो इधर भी उप सभापति जो ये अगर नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है तो उसकी देखरेख में काम करेगा। और इधर
इधर भी यही है उप महापौर, उप या उपमेयर, तो ये इसके उपस्थिति में काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो आप ध्यान रखेंगे, वो ये है कि यहाँ पे हम बात करें तो इसमें इन सब का क्या एक वार्ड होता है, क्योंकि वार्ड होता है, वार्ड में क्या होता है, पार्षद, क्या होता है, पार्षद। तो अब यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि ये पार्षद होते हैं, इसमें भी वार्ड होता है, और वार्ड में कौन, जैसे अपने बात करें पंचायत में, तो पंचायत में वार्ड में से वार्ड पंच चुने जाते हैं, तो इनके वार्ड में से पार्षद चुने जाते हैं, ठीक है। तो पार्षद चुने गए और पार्षद के बाद क्या होता है कि डायरेक्ट उनके अध्यक्ष का भी चुनाव होता है। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखना, ये जो बहुत ही छोटी सी चीज़ें थी जिस तरह से इसका निर्माण होता है, इसके बारे में जो व्यवस्था है। अब हम वो समझते हैं जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि इससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल, यानी अपने बात की है ना अभी कि 243 ओ से लेकर 243 जेड जी तक उपबंध है वो नगरीय स्वशासन से संबंधित है, तो उसके बारे में हम कुछ समझेंगे, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट बड़े टाइम लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है आपके लिए। देखो अब हम बात करते हैं कि जो नगरीय स्वशासन से संबंधित अनुच्छेद है, क्या है, अनुच्छेद, और उससे जुड़े प्रश्न आते रहते हैं। तो 243 ओ से लेकर 243 जेड जी तक कुछ प्रमुख ये इससे संबंधित अनुच्छेद है, तो हम कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। वो प्रमुख अनुच्छेद जो एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना है, कुछ एक है 243 क्यू। अब क्यू के अंतर्गत क्या व्यवस्था की, तो ध्यान रखना है कि बड़े नगरों में जो नगर निगम है या छोटे शहरों में नगर परिषद और उससे भी छोटे शहर है उसको नगर पंचायत कहा जाएगा। तो नामांकरण, यानी ये क्या हो गया, नामांकरण, कि कौन कौन से अलग परिषद हो गया, यानी नगर निगम परिषद और पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है। तो इस तरह से इनका नामांकन है या उससे संबंधित जो शब्दों का वर्णन किया गया वो 243 क्यू में किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आती है वो ध्यान रखें, इनके जो अध्यक्ष होते हैं ना, सबके अध्यक्ष, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है ना, इनके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, हम बात करेंगे इनके चुनाव के बारे में। तो ध्यान रखना, संविधान के अनुसार ये तीनों जो व्यवस्था है इसमें इनके चुनाव के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। चुनाव के लिए जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष से अपनाया जाए, ठीक है ना। और निर्वाचन कैसे होता है, उनके जो वार्ड होते हैं, वार्ड के जो पार्षद होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा चुना जाता है, या हम कहें कि डायरेक्ट वार्ड के जो सदस्य रहते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ध्यान रखना है, उम्र। तो ध्यान रखना, इनके जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, वो 18 वर्ष के होते हैं उस सिटी के, तो वो वोट करते थे। लेकिन अगर कोई पार्षद या अध्यक्ष, सभापति या मेयर बनता है तो उसकी आयु कम से कम 21 ईयर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए उसकी उम्र, 21 वर्ष होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अब इनके जो उपाध्यक्ष होता है उनका चुनाव कैसे होता है, तो उनका चुनाव भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने बहुमत से पारित कर। जैसे अब उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों की बात करें, इनकी अध्यक्ष के दोनों के नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि जो पार्षद होते हैं, पार्षदों के द्वारा या तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है या अप्रत्यक्ष चुनाव भी हो सकता है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव फिर वार्ड कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वार्ड के सदस्य के द्वारा इनके अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखिए, नोट कर लेते हैं कि क्या इससे ज़रूरी जो है अनुच्छेद वो आपको ध्यान रखना है नगरीय स्वशासन में, यानी नगरीय स्वशासन के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है जो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है 243, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए ही हैं। 243 तो है लेकिन इसके अंदर हम अलग अलग चल रहे हैं। तो 243 यू के अंतर्गत इनके कार्यकाल के बारे में कहा गया है। किनके कार्यकाल के बारे में कहा गया है, नगरीय स्वशासन के कार्यकाल के बारे में। वैसे तो 5 वर्ष होगा, इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, लेकिन ये कभी भंग हो जाए तो इनके लिए, अगर कभी भंग हो जाए तो इनके लिए 6 माह
अंतर्गत चुनाव कराएंगे। कितने माह के अंतर्गत? 6 माह के अंतर्गत वापस क्या करवाएंगे? चुनाव करवाना होता है। जब मान लीजिए कोई नगर परिषद चीज वो 2 साल तक टिकी और भंग हो गई तो वापस 6 महीने के अंदर वहाँ पे चुनाव करवा दो। लेकिन अगर उसके 5 साल पूरा होने के 6 महीने बाकी हैं या 4 महीने बाकी और वो भंग हो जाती है तो वापस उसके लिए चुनाव नहीं होगा, फिर नया चुनाव होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। अब विघटन के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करें आरक्षण, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। एक आरक्षण के बारे में भी क्या ज्ञानी, सीधा हम अनुच्छेद देख लेते हैं। तो 243 ये सब अनुच्छेद है, ये क्या है? अनुच्छेद है। ठीक है ना, ये सब अनुच्छेद है जो आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद 243T के अनुसार आरक्षण के बारे में कहा गया है कि नगर पालिका नगर निगम के अंतर्गत, नगर परिषद के अंतर्गत जो कुछ SC/ST या महिलाओं हैं उनके लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो प्रश्न यही आ सकता है कि नगरीय स्वशासन में आरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है जो उनके आरक्षण की बात करता है? तो आर्टिकल 243T जो आपको ध्यान रखना है। और ये आरक्षण है उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही दिया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट 243W के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये कहा गया है कि जो 18 वर्ष के या 18 जो कार्य है इसके निष्पादन के लिए अनुच्छेद 243W के अंतर्गत 18 कार्य निर्धारित किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कार्य, और इनके कार्य कितने? 18 कार्य हैं। किनके? नगरीय स्वशासन के, नगरीय संस्थाओं के। और प्रश्न यही आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखें कि नगरीय संस्था है उनके कार्य के बारे में वर्णन किया गया, वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243W के अंतर्गत नगरीय स्थानीय जो स्वशासन है इनके कार्यों के बारे में कहा गया है, इनके विषय के बारे में जो 18 विषय हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करें तो बस 2 मिनट, 243 आप ध्यान रखना। 243 के अंदर ZA 243 ZA कहता है कि इनके लिए चुनाव करवाने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग। यानी इनके हर 5 वर्ष में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य निर्वाचन आयोग को। और इसकी स्थापना, उसके बारे में व्यवस्था की गई है, वो 243 ZA के बारे में कहा गया। ये आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कि इनके खर्चे के लिए 243 ZD इसके अंतर्गत कहा गया है कि इनको जब वित्त की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन को वित्त की जरूरत पड़ेगी तो स्थानीय स्वशासन के वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए 243 ZD में कहा गया है कि वित्त आयोग बनाया जाएगा इनके लिए, और इनकी जो वित्तीय समस्या है इसको दूर करने का काम किया जाएगा। ठीक है ना, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दी और आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अगर रहेगा तो हम नेक्स्ट पर्सन के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना वो मैंने यहाँ पे नोट कर दी है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप फ्रेंड्स इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।